स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत बादल को घिरते देखा है पाठ का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो पाठ की हिंदी व्याख्या देखने से पहले आप थोड़ा सा कवि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। कवि नागार्जुन हैं, जिनका कि नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये आधुनिक हिंदी के महान कवि थे और इन्होंने अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से भी लेखन कार्य किया है। और यदि कविता की बात की जाए तो बच्चों, यह जो कविता है नागार्जुन के द्वारा लिखित कविता संग्रह युगधारा से ली गई है। बादल को घिरते देखा है कविता में हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत की चोटी पर घिरते बादलों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार निर्मल चांदी के समान सफ़ेद और बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर घिरते हुए बादल बड़े ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देते हैं। इस कविता का मूल भाव यदि देखा जाए तो इस कविता का मूल भाव प्रकृति का चित्रण है। इसमें कवि ने चित्रात्मक शैली में बादलों के घिरने के वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक परिवर्तन और उससे जुड़ी गतिविधियों का ही सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चों, अब पाठ का अर्थ देखते हैं। तो कविता का अर्थ बताने से पहले मैं यह सूचना देना चाह रही हूँ कि यह यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 दोनों के लिए यही कविता है, यही व्याख्या इसकी रहेगी। तो आप कक्षा 11 के बच्चे जो होंगे उनके लिए भी यह सही है और 9 के बच्चों के लिए भी। तो चलिए अर्थ देखते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अमल, अमल शब्द का अर्थ होगा निर्मल। धवल शब्द का अर्थ होगा सफ़ेद। गिरी मतलब पर्वत। शिखर मतलब चोटी। बच्चों, मैंने ये सूचना पहले ही दे दी है कि यह कक्षा 9 यूपी बोर्ड और कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए उपयुक्त है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। यह कविता नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने हिमालय पर्वत की स्वच्छ निर्मल और बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर सफ़ेद चोटियों पर घिरते हुए बादल का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि मैंने हिमालय पर्वत पर स्वच्छ और निर्मल बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी चोटियों को देखा है, अर्थात उन चोटियों पर सफ़ेद सफ़ेद बादल घिरे हुए हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यहाँ देखिए तुहिन कण, यहाँ तुहिन कण का अर्थ होगा ओस की बूंदें। शीतल, शीतल का अर्थ होगा ठंडी। कवि आगे बता रहे हैं कि हिमालय की ऊंची सफ़ेद चोटियों पर बादल से वर्षा ऐसे होती है मानो ओस की बूंदें बरस रही हों। मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि आगे बता रहे हैं बादल की बूंदें ओस की तरह ऐसे बरस रही हैं मानो ओस की बूंदें मान सरोवर झील में खिले हुए सुंदर कमल के पत्तों पर गिरती हैं। मैंने बादल से गिरती हुई बूंदों को, ओस की बूंदों को स्वयं देखा है। तात्पर्य यह है कि कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है, जो सुंदर चोटी है हिमालय की, उस पर जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई है, वह सफ़ेद जो चादर है वह बादलों का है और उन बादलों से ओस की बूंदों के समान छोटे छोटे बूंदें गिर रही हैं, जो कि मानसरोवर झील में कमल खिले हुए हैं। जब उनके पत्तों पर उनकी बूंदें पड़ती हैं तो वह बूंदें बड़ी ही आकर्षक दिखाई देती हैं। यहाँ पे कवि ने हिमालय की सफ़ेद चोटियों का वर्णन किया है और इसमें उपमा अलंकार है, तत्सम शब्दों से भरा हुआ है, भाषा सहज सरल एवं प्रभावशाली है। आगे देखिए। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर
पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पावस शब्द का अर्थ होगा वर्षा ऋतु, उमस, उमस का अर्थ होगा गर्मी, आकुल, आकुल का अर्थ होगा व्याकुल, तिक्त, तिक्त का अर्थ होगा कसैला या तीखा, विषतंतु, विषतंतु मतलब कमल नाल के भीतर का रेशा। बच्चों यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बादल को घिरते देखा है शीर्षक से लिया गया है और नागार्जुन ने इस रचना को प्यासी पथराई आँखों से लिया है। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि आगे बता रहे हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर अर्थात ऊंचे ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें स्थित हैं। अर्थात हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर पे कई छोटी बड़ी झील जो है वहाँ स्थित हैं और उनका जो पानी है वो गहरा नीला है और वह गहरा नीला रंग जो है बिल्कुल निर्मल जल है और बहुत ही ठंडा है। वहाँ पर मैदानी उमस से व्याकुल होकर, मैदान में गर्मी पड़ती है और वहाँ की गर्मी से व्याकुल होकर के हंस इन झीलों में आ जाते हैं और वे यहाँ के तिक्त मधुर विस्तंतु यानी कि यहाँ के मीठे, मधुर मतलब मीठा, तिक्त मतलब तीखा या कसैला, वे यहाँ के मीठे और कसैले कमल नाल, विस्तंतु यानी कमल नाल का रेशा यानी कमल नाल के कोमल रेशों को खोजते हुए इन झीलों के शीतल जल में तैरते हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। मैंने यह दृश्य अपनी आँखों से देखा है यानी हंसों को मैंने उन झीलों में तैरते हुए देखा है और मैंने हिमालय के ऊपर उन बादलों को घिरते हुए देखा है। बच्चों यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि इन्होंने हिमालय की सुंदरता को अपनी आँखों से देखा है। आगे देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु थी और सुप्रभात था अर्थात सुंदर सुबह का समय था, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, अनिल बह रहा, अनिल मतलब वायु या हवा, बसंत की ऋतु थी, सुंदर सुबह का समय था और हवा भी बहुत धीमी गति से चल रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी। यहाँ बालारुण यानी सुबह का समय यानी सुबह का जो सूर्य होता है, उगता हुआ सूरज की किरणें जो आती हैं, जो प्रकाश आता है वह बहुत तेज नहीं होता है, हल्का रोशनी होता है उसका, तो अच्छी लगती हैं। तो कवि का ऐसा मानना है कि उगते सूरज की मृदु अर्थात मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी यानी सुबह सुबह सूर्य का उदय हो रहा था और उनकी जो हल्की किरणें थी, जो कम प्रकाश वाली किरणें थी, वो धरती पर पड़ रहा था। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। अगल बगल यानी आसपास चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्हें एक दूसरे से विरहित, विरहित मतलब अलग अलग रहने वाले चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम की किल्लोरें करते हुए देखते हैं। यानी कवि उस समय, जिस समय सूर्य उदय होता है और किरणें जब चोटियों पर पड़ती हैं तो जो चोटियां हैं सुनहले रंग की हो जाती हैं, जो बहुत सुंदर लगती हैं, तो वहीं पर उन्हें चकवा चकवी का एक जोड़ा दिखाई देता है जो कि रात में एक दूसरे से अलग हो गए थे। अर्थात ऐसा मानना है कि किसी सांप के कारण उन्हें रात में अलग रहना होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है वो जोड़े मिल जाते हैं। तो अलग अलग रहकर ही जो पूरी रात बिताते हैं वह जैसे ही रात समाप्त होती है और वह परस्पर आपस में मिल जाते हैं, सुबह होते ही उनकी जो है वियोग भरी पुकार समाप्त हो जाती है, तब उनमें मिलन होता है। ऐसा लगता है कि मानो वह जोर जोर से न मिलने के कारण एक दूसरे को उलाहना दे रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को शिकायत कर रहे हैं।
उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि उस जगह पर, यानी जो चकवा और चकवी थे, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका जो करुण क्रंदन था, यानी जब वो रात भर जो बोल बोल के रोते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि रात में दोनों एक दूसरे को खोजते हुए रोते हैं, तो उनका करुण क्रंदन बंद हो गया। और उसी महान तालाब के किनारे हरी घास पर उन्होंने एक दूसरे को प्रेम करते हुए देखा और आपस में एक दूसरे को उलाहना देने का प्रयास कर रहे थे। कवि कह रहे हैं कि मैंने उनके प्रेम को देखा है और हिमालय पर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर। तो बच्चों, इसकी कठिन शब्द के अर्थ देखिए। दुर्गम का अर्थ होगा जहाँ जाना मुश्किल हो, सत मतलब सैकड़ों, सहस्त्र मतलब हजार, उन्मादक, यहाँ उन्मादक शब्द का अर्थ होगा मदमस्त, परिमल, परिमल शब्द का अर्थ होगा सुगंध, धावित, यहाँ धावित का अर्थ होगा दौड़ दौड़ कर। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हिमालय पर्वत पर बादलों के घिरने और बरसने का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत में स्थित सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर दुर्गम, अर्थात जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम बर्फीली घाटी में अनेक प्रकार के फूलों से सुगंध बिखरी हुई है और वहीं चारों तरफ जो है सुगंधमय वातावरण है। ये अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, और वही मृग है जिसके पास स्वयं कस्तूरी की सुगंध होती है और वह इस नशीली सुगंध के पीछे दौड़ रहा है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसे वह सुगंध मिल नहीं रहा है और सुगंध न मिलने के कारण वह अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। यह सारा घटना मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही अर्थात व्योम का अर्थ होगा आकाश। कुबेर, कुबेर जो है धन के देवता कहे जाते हैं और कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। कालिदास की रचना मेघदूत थी। मेघदूत में उन्होंने हिमालय पर्वत का वर्णन किया है जिसमें मेघ को दूत बनाकर बताया है। तो कवि उसी की कल्पना यहाँ कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैंने कालिदास के मेघदूत में पढ़ा था कि धन के देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है, परंतु बादलों के बीच में कुबेर और उसकी अलका नगरी का कोई ठिकाना नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है। अर्थात घिरते बादलों ने कुबेर और उसकी नगरी को ऐसा लगता है कि गायब कर दिया है। मेघदूत में कालिदास ने बड़ा ही अतिशयोक्ति वर्णन किया है। अतिशयोक्ति वर्णन का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। ऐसा लगता है जैसे गंगा जल व्योम प्रवाही, यानी गंगा जल आकाश में चक्कर काट रहा है। कवि ने ऐसा वर्णन किया है अपने मेघदूत में कि उनकी रचना को पढ़ने के बाद कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा जल जो है ऊपर आकाश में ही चक्कर काट रहा है, परंतु कवि को बहुत ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। न ही उसको कुबेर मिले, न ही उनकी अलका नगरी मिली, और तो और मेघदूत भी कहीं नहीं मिल पाया। तो वही वो कह रहे हैं कवि, आगे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलका नगरी और मेघदूत कहीं छुप गए हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से। कवि कह रहे हैं कि शायद अब इसका पता कोई नहीं दे सकता, अर्थात लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है,
कवि आगे कह रहे हैं कि जाने दो वह तो कवि की कल्पना थी, अर्थात उसे कालिदास ने अपनी कल्पना से लिखा था। तो हो सकता है कहीं बादल बरस गया होगा, कहीं छिप गया होगा, वह तो कोरी कल्पना थी। लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने भीषण जाड़े में कैलाश पर्वत के शिखर पर मेघों को यानी बादलों को गरज गरज कर और आपस में टकरा टकरा कर भिड़ते हुए अर्थात बरसते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने उन बादलों को बरसते हुए हिमालय पर्वत पर देखा है। तो इसमें कवि ने कैलाश पर्वत पर शीत ऋतु में घनघोर बरसते बादलों की सुंदर चित्र को प्रस्तुत किया है। देखिए, सतसत निर्झर निर्झरणी कलमुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। तो उसके कठिन शब्दों के अर्थ पहले देखिए। सत का अर्थ होता है सैकड़ा या 100। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना। देवदारु, देवदार के पेड़। कानन, कानन का अर्थ होगा जंगल। शोणित, शोणित शब्द का अर्थ होगा लाल। धवल, धवल का अर्थ होगा सफ़ेद। और बच्चों यहाँ देखिए कुंतल, कुंतल शब्द का अर्थ होगा बालों की चोटी। तो इसमें कवि ने यह बताया है कि हिमालय पर्वत में देवदारू के घने जंगलों के बीच रहने वाली किन्नर जाति के नर नारियों का यहाँ वर्णन किया है। और किन्नर जाति देवलोक की एक कलाप्रिय जाति है, ऐसा कवि ने इनमें बताया है। कवि कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि हिमालय पर्वत में देवदारू के अनेक जंगल हैं जो घने हैं और पर्वत की चोटियों से 100-100 छोटे बड़े झरने देवदार के इन्हीं जंगलों से होकर निकलते हैं, अर्थात कल कल करके बहते हैं। कवि आगे बता रहे हैं कि इन्हीं जंगलों के बीच किन्नर जाति के लोग शोणित धवल यानी लाल और सफ़ेद, शोणित लाल, धवल सफ़ेद, अर्थात लाल और सफ़ेद भोज पत्रों से अपनी कुटिया बनाकर यहाँ रहते हैं। किन्नर जाति की स्त्रियाँ रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने कुंतल को अर्थात बालों को सजाए हुए हैं और शंख के समान इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गले में। तो यहाँ बच्चों सुघड़ का अर्थ होगा सुंदर और शंख सरीखे का अर्थ होगा शंख के समान, अर्थात यहाँ स्त्रियाँ जो हैं, जो किन्नर स्त्रियाँ हैं, वह पहले तो बालों में सुंदर फूल लगाए हुए हैं, साथ ही उन्होंने शंख के समान सुंदर गले में नीलम पत्थरों की माला डाले हुए हैं, अर्थात नीलम पत्थर की मालाएं उनके गले में पड़ी हैं। कानों में कोलव लटकाए सतदल लाल कमल वेड़ी में, कानों में उन्होंने नील कमल लटका रखा है और उन्होंने लाल कमल अपनी चोटी में, वेड़ी का अर्थ होगा चोटी, अपनी चोटी में बांधा है। वहीं दूसरी ओर रजत रचित मणि खचित कला में, रजत का अर्थ होगा चांदी से बना हुआ, रचित, रचित मतलब बना हुआ, रजत मतलब चांदी। मणि खचित, खचित का अर्थ जड़ा हुआ यानी मणियों से सजा हुआ और जड़ा हुआ। पान पात्र, पान पात्र का अर्थ होगा मदिरा का पात्र या सुराही। द्राक्षासौ, द्राक्षासौ शब्द का अर्थ होगा अंगूरों की शराब। लोहित, लोहित का अर्थ होगा लाल। त्रिपदी, त्रिपदी शब्द का अर्थ होगा तिपाई यानी मेज जो जिसके 3 पैर हों। नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम मतलब नरम, निदाग मतलब दाग रहित। कवि आगे बता रहे हैं कि स्त्रियों ने तो इतने श्रृंगार कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किन्नर जाति के जो नर हैं उन्होंने चांदी और मणियों द्वारा बने हुए सुरा पात्र में, पान पात्र मतलब जिसमें शराब रखी जाती है, सुरा यानी शराब के पात्र में अंगूर के रस से बने हुए शरबत को अपने सामने लाल चंदन की तिपाई पर
जो है वह पात्र रखा है, अर्थात अंगूर के रस से जो मदिरा बनी है उसे उन्होंने चंदन, लाल चंदन के बने हुए तिपाही पर रखा हुआ है और वे बाल कस्तूरी मृगों की मुलायम और गर्म खाल पर पालथी मार कर बैठे हैं। उनके मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आँखों में जो शराब का नशा छाया हुआ है, अर्थात जो किन्नर लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, किन्नर पुरुष, उनकी आँखों में शराब का नशा छाया हुआ है। मैंने उन मदमस्त आँखों में किन्नर के नर नारियों को अपनी कोमल और सुंदर तथा मनोहर उंगलियों से बंसी को बजाते हुए देखा है। मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। कवि ने यहाँ किन्नर जाति के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है, साथ ही अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सरल है, सुंदर है और संस्कृत निष्ठ है। तो बच्चों, ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।